जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, हर रोज की भांति फिर से उपस्थित हो चुके हैं आप सभी के बीच में इस होमवर्क सीरीज को लेकर के। आप लोगों को पता ही होगा कि इस होमवर्क सीरीज में लुसेंट, सार संग्रह और महेश बर्नवाल का जो एनसीईआरटी का वन लाइनर दिया गया 6 to 12 वाला, वो बुक लाया जा रहा है। और उसका करंट में आप लोगों को शुरू में गौरव सर का करंट अफेयर और लास्ट में एसपीडी का जो वन लाइनर होता है वहां से चलाया जाता है। यहाँ से करंट अफेयर करने के बाद आप लोग को करंट अफेयर कहीं नहीं छूटने वाला। जो भी अभी देख रहे होंगे करंट अफेयर अगर 25 का पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछने वाला, क्योंकि 24 में भी हम लोग चलाए थे और 24 का भी जो भी करंट कहीं भी आप लोग को देखने को मिलता होगा तो वहीं से मिलता होगा जो क्लास में चलाया गया है। तो इसी के तरह इसी के साथ क्लास में बने रहिए और हमारे क्लास को अगर अंत तक देखते हैं तो आपका जीके, जीएस और करंट बहुत ही अच्छे तरह अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों, आपको एक और बात पता होगा कि जब से हमारे बिहार में नीतीश जी के द्वारा 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया, तब से प्रत्येक 5 मिनट के लिए लाइन आता है और 1 घंटा के लाइन चला जाता है। अभी देख रहे होंगे आप, लाइन कट चुका है लाइट, और हम लोग अब अंधेरे में क्लास को लेने जा रहे हैं और क्लास को रेगुलर रखेंगे बिजली को ना देखते हुए। और आज का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रेवल प्लस लीजर वर्ल्ड से बोस्ट अवार्ड 2025 में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? ये मुंबई हवाई अड्डा। सही जवाब है, मुंबई हवाई अड्डा हो जाएगा जो एकमात्र हो जाएगा। तो वो कौन सा है? ये छत्रपति शिवाजी हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा, बताइएगा, बेंगलुरु केम्पेगौड़ा कहाँ है ये हवाई अड्डा? ये बेंगलुरु में पड़ता है। सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है, इसमें पहला स्थान किस हवाई अड्डा को मिला है? इस्तांबुल को मिला है, जो कि तुर्की का हो जाएगा, तुर्की का इस्तांबुल। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन है? सही जवाब है, एमएस धोनी बन चुका है। बहुत अच्छा जवाब है, एमएस धोनी है। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा, G7 शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी कौन करेगा? ये कनाडा में हुआ है, जो कि पिछला दिन बिहार पुलिस में ये पूछा हुआ करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि G7 2025 में कहाँ हुआ है? कनाडा में हुआ। 25 में कनाडा में हुआ और एक 2024 में हुआ था, इटली का पुगलिया में हुआ था। और 24-25 दोनों याद रखिए, दोनों पूछ सकता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, G20 कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था, वही G20 24 में हुआ था। और ये भी करंट में पूछा हुआ 23 तारीख को, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSME इरिना किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? ये इरिना, ये बिजिंगजाम केरल में पड़ता है। बिजिंगजाम केरल पोर्ट में ये पहुंचा। ठीक है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? 2022। सही जवाब है, 2022 नया आधार वर्ष होने वाला है। और अभी जो वर्तमान में आधार वर्ष है वो कौन सा था? 2011-12 का स्थान पर आएगा 2022 आने वाला। सही जवाब हो जाएगा, बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने कब तक भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा की है? ये 2028 तक किया, 2028 तक किया है। और ये जो किसको पीछे छोड़ दिया अभी भारत? जापान और जर्मनी दोनों को पीछे छोड़ के। ये देखिए, जापान को पहले छोड़ के चौथा स्थान पर आ चुका था, अब जर्मनी को भी छोड़ के कितना आएगा? तीसरा स्थान पर। कब से? 2028 से आने वाला। ठीक है, 2028 से। बताइएगा, नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 किया गया था। और नीति आयोग का भी उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी हो जाएंगे। और सीईओ कौन है? सही जवाब है, बहुत अच्छा जवाब, BBR सुब्रमण्यम हो जाएंगे। अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइए, INS गुलदार में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ प्रारंभ होगा? ये महाराष्ट्र में होने वाला। सही जवाब है, महाराष्ट्र में। और बताइए, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा जो है ये कहाँ शुरू हुआ? ये पूरी उड़ीसा में हो जाएगा। सही जवाब है। और इनके रथ का नाम क्या हो जाएगा? नंदी घोष हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग बताइएगा, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार किस देश के साथ विशेष संयुक्त अभ्यास टाइगर क्लॉ का आयोजन किया है? अमेरिका। ये अमेरिका का हो जाएगा, US, यानी कि टाइगर ट्रम्प और टाइगर क्लॉ किसके साथ होता है? अमेरिका। टाइगर क्लॉ कहाँ जाएगा? अमेरिका के साथ जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस 2025 कब मनाया गया? ये 24 जुलाई को मनाया गया। और आयकर मतलब इनकम टैक्स है, ये कैसा टैक्स है? ये प्रत्यक्ष कर है। इनकम टैक्स एक प्रत्यक्ष कर है। देखिए, इनकम टैक्स है जिस व्यक्ति पर लगाया था और उसी को भरना पड़ता है। ठीक है, और जीएसटी कैसा है? ये अप्रत्यक्ष कर है। और जीएसटी जो जिस पे लगाया जाता है वो नहीं भरता, वो किसी और से भरवा देता है। जैसे कोई कंपनी से हम टैब कभी खरीदे थे, इसमें 25,000 उसको लग गया, लेकिन इसमें जीएसटी शामिल था, कंपनी जीएसटी दिया लेकिन देना हमको पड़ा। यही हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? जेंडर गैप में 131 और HDI इंडेक्स में 130 है। दोनों में फंसिएगा मत, दोनों नजदीक वाला है। जेंडर गैप में कितना है? 131 और HDI में 130 हो जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा
बताइएगा हाल ही में वर्ष 2024-25 में UEFA नेशनल लीग का खिताब कौन जीता है? ये पुर्तगाल जीता है ना, पुर्तगाल के द्वारा जीता गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ओकला के स्पीड टेस्ट के अनुसार औसत इंटरनेट कनेक्शन स्पीड के मामले में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? ये 26वां स्थान मिला इंटरनेट स्पीड में मिला है, ठीक है। और इंटरनेट उपयोग करने में कौन सा स्थान भारत का? पहला स्थान। देखिए उपयोग हम लोग पूरा कर लेते हैं, लेकिन जो है ना इसका स्पीड जो है कम है हम लोग के पास, 26वां स्थान है जो है, 26वां स्थान हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए भारत का एसडीजी इंडेक्स में कौन सा स्थान है? 99, ठीक है। एसडीजी 99 यानी कि 99वां हो जाएगा। और बताइए करप्शन में कितना भारत का स्थान? 96 हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए क्लाइमेट एक्सचेंज में भारत का स्थान कौन है? क्लाइमेट चेंज होगा 10 है, 10वां हो जाएगा। 10वां स्थान है। बताइए प्रेस फ्रीडम में कौन सा स्थान है भारत का? 151वां हो जाएगा। बताइए पीस इंडेक्स में कौन सा है? 115 और खुशहाली में कौन सा? 118। और ये दोनों में नजदीक वाला ध्यान रखिएगा। पीस में कौन है? 115 और खुशहाली में हैप्पीनेस में 118। सही जवाब। शांति में 115 और हैप्पीनेस में 118, दोनों नजदीक वाला है, ध्यान रखिएगा, भूल सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन बताइए हाल ही में कुसुम सी परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? ये कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया। बहुत ही अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में 242 यात्रियों के साथ लंदन जा रहे एयर इंडिया का विमान कहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? ये अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहा अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बाल टॉप्स 25 का संबंध किससे है? ये नाटो से हो जाएगा। नाटो, और नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949 में। बताइए नाटो में भी कितना सदस्य है? 32 को, और 32वां सदस्य स्वीडन बन गया, और 31वां कौन था? फिनलैंड था। ध्यान रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए हाल ही में CO2 को शक्कर में बदलने की उपलब्धि किसने हासिल किया? चीन के द्वारा। ये सब अतरंगी काम कौन कर सकता है? चीन ही करता है। चीन के द्वारा किया गया। और भारत में हाँ CO2 से बनाया जाएगा। देखिए चीन में बनाया जाएगा। चीनी, ध्यान रखिए चीनी कहाँ बनेगा? चीन में बनेगा। और भारत में चीनी किससे बनाया जाता है? देखिए गन्ना और चुकंदर दोनों से ही बनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। पता है चीनी का सूत्र क्या होता है? चीनी का C12H12O11 हो जाएगा, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पीने योग्य शराब कौन सा है? एथिल अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। एथिल अल्कोहल हो जाएगा। और बताइए इसमें विषैला कौन होता है? मेथिल अल्कोहल। इसका सूत्र कितना हो जाएगा? CH3OH हो जाएगा। और पीने वाला का CH2OH होगा इसका। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहा आदर्श वाक्य नागरिकों को सशक्त बनाए भ्रष्टाचार को उजागर करने का संबंध किससे है? ये लोकपाल से हो जाएगा। लोकपाल से हो जाएगा। अभी वर्तमान लोकपाल कौन है भारत के? सही जवाब है अजय मानिक राव। कौन है? खानविलकर हो जाएंगे। अजय मानिक राव खानविलकर हैं। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग बता दीजिएगा कि हाल ही में ICRISAT ने किस दाल की ताप सहिष्णुता उन्नत किस्म ICPV 25,444 से विकसित किया है? ये अरहर का किया, ठीक है। अरहर का अन्य नाम क्या हो जाएगा? इसको तूर भी कहा जाता है, ठीक है। तूर भी कहा जाता है। सही जवाब है। बताइए हाल ही में असम सरकार ने वर्ष 2023 के शंकरदेव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? देखिए 100 से नाम है सोनल मानसिंह को। शंकरदेव पुरस्कार किसे दिया गया? सोनल मानसिंह को दिया गया। सही जवाब है। अब बताइए सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों डांस हो जाएगा। भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों डांस से। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में तटरक्षक बल के लिए अंतिम स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत कहाँ लॉन्च किया गया है? ये गोवा में, ठीक है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि गोवा में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में भारत सरकार ने घरों, होटलों और कमरों में कारों में AC की कूलिंग सीमा कितना निर्धारित कर दिया है? 20 डिग्री सेल्सियस से 28 कर दिया। पहले कितना था? 16 से 24 था। न्यूनतम था 16 और 24 अधिक था, लेकिन अब कर दिया 20 न्यूनतम कर दिया गया। 20 न्यूनतम कर दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति किसके साथ शुरू किया है? ये आपको फ्रांस के साथ। शक्ति किसके साथ हो गया? फ्रांस के साथ। और गरुड़ किसके साथ होता है? ये गरुड़ भी फ्रांस। गरुड़ शक्ति लगेगा तब इंडोनेशिया जाएगा। सिर्फ गरुड़ का आ गया तो फ्रांस के साथ ही हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर लोग बता दीजिएगा हाल ही में थिएटर ऑफ रूट आंदोलन के अग्रदूत और पद्मश्री विजेता
रतन थयम का निधन कहाँ हुआ है? ये मणिपुर में हो जाएगा, सही जवाब है। और मणिपुर का भी राज्यपाल कौन है? अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला। और वहाँ पे क्या लागू है अभी? राष्ट्रपति शासन लागू है, बताइएगा। राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है। और बताइए वित्तीय आपात होता है ये 360 के तहत लगाया जाता है। बताइए वित्तीय आपात कितना बार लागू हुआ है? अभी तक एक बार भी लागू नहीं किया गया। और बताइए वित्तीय आपात का समय कितना होता है? सीमा इसका कोई अवधि नहीं है, इसका समय सीमा। अगर एक बार लग जाएगा, जब तक राष्ट्रपति नहीं हटाएंगे तब तक ये लगा रहेगा। और जब भी वित्तीय आपात लगता है तो पेंशन पैसा वैसा नहीं सब काट लिया जाता है, उसमें पैसा कटौती किया जाता है, ध्यान रखिएगा ये सब चीज। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा कि हाल ही में भारतीय सेना ने रुद्रास्त्र VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया? राजस्थान में हो जाएगा, राजस्थान में किया गया, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय पीएम बने? ये क्रोएशिया। और बताइए क्रोएशिया का राजधानी कहाँ हो जाएगा? ये जागरेब है, सही जवाब है, जागरेब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में एम्ब्रोसिया बीटल ने केरल के किस फसल को प्रभावित किया है? ये रबर फसल को प्रभावित किया, ठीक है, रबर प्रभाव। अब बताइए रबर का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? भारत में क्या करता है? केरल करता है। और विश्व में थाईलैंड ही करता है, सही जवाब, विश्व में थाईलैंड के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग बताइएगा हाल ही में ब्लेज मेट्रोवेली किस देश की खुफिया एजेंसी MI6 के इतिहास की पहली महिला प्रमुख चुनी गई है? यूके का, यूके ब्रिटेन में। बताइए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कौन सी जनगणना की घोषणा की है? 16वां जनगणना का। और 2011 का जो जनगणना था स्वतंत्र भारत का जनगणना था, स्वतंत्र भारत का 7वीं जनगणना था वो, ठीक है। और वैसे पूछेगा तब 15वीं था, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के वास्कोडुआ में अशोक स्तंभ की प्रकृति का अनावरण हुआ है? ये श्रीलंका में हुआ, सही जवाब है। बताइए श्रीलंका का राजधानी कहाँ हो जाएगा? जयवर्धनेपुर कोट्टे, श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे हो जाएगा। बताइएगा श्रीलंका में जो ना बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को। महेंद्र और संघमित्रा, पुत्र था महेंद्र और बेटी क्या कौन थी? संघमित्रा हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हुई एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व किसे सौंपा गया है? ये गोविंद मोहन को सौंप दिया। किसे सौंपा गया है? गोविंद मोहन को सौंपा गया, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में भारत ने पेट्रोल में कितने % इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है? ये 20% का। देखिए इसका लक्ष्य था 2030 तक रखा गया था, लेकिन 2025 में हासिल कर लिया 20% तक हासिल, यानी 5 साल पहले कर लिया है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में नई फूलदार पौधा की प्रजाति पोर्टुलाका भारत की खोज कहाँ हुई है? ये अरावली पर्वत में, अरावली पर हुआ है, सही जवाब है। तो हाल ही में किस राज्य के ओजोफेनी को जिया टैग मिला है? ये गोवा को मिला, गोवा को जिया टैग मिला। तो दोस्तों जो भी आज का महत्वपूर्ण करंट और स्टैटिस्टिक्स बनना था सभी को देख लिया गया। अब चल रहे हम लोग आप लोग को होमवर्क के माध्यम से जो भी दिया गया था वहां से एक्यूज करवाया जाएगा आज। तो बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? पहला स्थान हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है, पहला ही स्थान आ चुका है, सही जवाब है। बताइए भारत पहला चीन था, लेकिन अब भारत हुआ, देखिएगा नेट में चेक किया था, अभी भारत आ चुका 2022 में, देखे थे, चेक कीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होता है? ये उत्तर प्रदेश होता है, सही जवाब है। और बताइए तालाब से सिंचाई सर्वाधिक कहाँ होता है? ये तमिलनाडु में होता है। बहुत अच्छा जवाब है, तमिलनाडु में तालाब सिंचाई सर्वाधिक होता है, बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? M विश्वेश्वरैया। M विश्वेश्वरैया क्या होगा? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, इनका पूरा नाम हो जाएगा मोक्षगुंडम। बताइए अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब संचित राज्य का नाम बताइएगा। पहला तो तमिलनाडु हो जाएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश में होता है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग बताइएगा कि भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? नहर प्रणाली का दिनसा जे दस्तूर ने, दिनसा जे दस्तूर के द्वारा किया गया था, सही जवाब बताइएगा। सूरदास जो है किसका शिष्य था? ये वल्लभाचार्य का, सूरदास वल्लभाचार्य का शिष्य था। बताइएगा कि विठल स्वामी को किसने जो है गोकुल और जैतपुर की जागीर प्रदान की थी? ये अकबर, सही जवाब है, अकबर के द्वारा प्रदान किया गया, बहुत अच्छा जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म ये उत्तर प्रदेश के बांदा, उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में और राजपुर गांव में हुआ था। और ये कब इनका जन्म हुआ था? सही जवाब है तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ था। बताइएगा कि इनका पिता का नाम क्या हो जाएगा? आत्माराम दुबे, आत्माराम दुबे। और माता कौन थी? तुलसी, तुलसी नहीं हुलसी, क्या हो जाएगा? हुलसी हो जाएगा, सही जवाब है।
बताइए रामचरितमानस रचना कौन किया है? ये तुलसीदास के द्वारा ही किया गया। बताइए तुलसीदास का निधन कब हो गया था? 1627 में। जन्म हुआ 1532 में और निधन हो गया 1623 में। निधन हो गया, सही जवाब 1623 में हो गया। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए तुलसीदास जो किसका समकालीन थे? ये अकबर और महाराणा प्रताप, एक महाराणा प्रताप का भी समकालीन हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या है? कुआं और नलकूप। कुआं और क्या है? नलकूप हो जाएगा, सही जवाब बताइए। सरहिंद नहर किस नदी से निकलती है? ये सतलज। सरहिंद नदी कहां से निकलती है? नहर सतलज नदी से निकलती है। बताइए विश्व जल दिवस कब मनाया था? 22 मार्च को मनाया था। और राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को। राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को। बिहार दिवस कब मनाया था? 22 मार्च को ही मनाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को ही मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला कौन राज्य है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान का हो जाएगा, सही जवाब है। बताइएगा हरियाली योजना किससे संबंधित है? हरियाली योजना ये जल संभर के विकास, जल संभर के विकास से संबंधित हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन धन्ना का जन्म कब हुआ था? ये अगला क्वेश्चन, धन्ना का जन्म 1415 कब हुआ था? धन्ना का जन्म 1415 कब हुआ? 1415 में धन्ना का जन्म हुआ था, सही जवाब हो जाएगा। और इनका जन्म कहाँ? एक राजपूत परिवार में हुआ था। ठीक है, राजपूत जाट परिवार, राजपूत परिवार जाट को बोला जाता था। और बताइए राजपूत से बाहर निकलकर ये कहाँ आकर जो है ना, मतलब आगरा आकर किसका शिष्य बन गया था? ये बनारस आके ये रामानंद का शिष्य बन गया। ठीक है, ये बनारस आए और वहाँ के रामानंद से शिष्यता ग्रहण कर लिए वहाँ का। पता है मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1498। मीराबाई का जन्म कब हुआ? 1498 में हुआ। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि इनका जन्म किस ग्राम में हुआ था? चौकारी नामक ग्राम में। चौकारी नामक मेरठ जिला के चौकारी नामक ग्राम में हुआ था। बताइए इनका पिता का नाम क्या था? रतन सिंह राठौर। मीराबाई के पिता कौन थे? रतन सिंह राठौर हो जाएंगे। बताइए इनका जो विवाह हुआ था कब हुआ था? मीराबाई का 1516 में विवाह हुआ था। और किससे हुआ था? राणा संगा का बड़े पुत्र हुआ था जिसका नाम था भोजराज। भोजराज से हुआ, भोजराज से हुआ, सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा इन किसका उपासना करते थे मीराबाई? कृष्ण का करते थे, कृष्ण का उपासना करते थे, सही जवाब है। और मीराबाई की मृत्यु कब हुआ? 1546 में हो गया। ठीक है, 1546 में। बताइए मीराबाई का गुरु किसे माना जाता है? संत रविदास। संत रविदास को मीराबाई का गुरु माना जाता है, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? ये 1958। इंदिरा गांधी नहर कब शुरू हुआ? 1958 में शुरू हुआ था, सही जवाब बताइएगा। फरक्का नहर की जल क्षमता कितना है? 40,000 क्यूसेक। फरक्का नहर की जलवहन क्षमता कितना? 40,000 क्यूसेक में। 40,000 क्यूसेक हो जाएगा, सही जवाब है। बताइएगा विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था कौन सी है? गंगा नहर व्यवस्था, जो कि कहाँ है? भारत में। बताइए भारत में गंगा नदी की लंबाई कितना है? 25 किलोमीटर हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि गंगा नहर का निर्माण कार्य किस वर्ष शुरू हुआ था? ये 1927 में। ठीक है, 1927 में हुआ था। और ये इंदिरा गांधी का कब हुआ? 1958 में हुआ। ठीक है, बताइए सारण सिंचाई नहर परियोजना किस नदी पर है? ये गंडक नदी पर हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि लघु सिंचाई परियोजना में कितना हेक्टेयर रहता है जमीन? 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले सिंचाई किया जाता है। ठीक है, और इसमें किसका प्रयोग करते हैं? कुआं, नलकूप, डीजल, पंप सेट, इसी का प्रयोग, ड्रिप सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा कि भारत में लगभग कितना % सिंचाई जो है आवश्यकता पूर्ति जो है लघु सिंचाई परियोजना से होता है? 62% लघु। देखिए अकेला 62% कौन करता है? लघु करता है। बाद बाकी जो बच गया, इसके बाद कितना बच गया? 38 बचाना। 38% करता है मध्य एवं बृहत वाला मिलकर करता है। दोनों 38 दोनों मिलकर करता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि मध्य सिंचाई परियोजना का अंतर्गत कितना हेक्टेयर आता है जमीन? 2000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक का क्षेत्र को रखा गया। और बताइए बृहत सिंचाई परियोजना में कितना रखा गया? 10,000 हेक्टेयर से अधिक। 10,000 हेक्टेयर से अधिक को रखा गया। और इसके लिए बड़े बड़े नहर का निर्माण करवाया गया। और इसीलिए देखिए बड़ी और मध्य परियोजना से देश में 38% सिंचाई किया जाता है। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा जल के साथ उर्वरक को भी मिलाकर संपन्न सिंचाई क्या कहलाती है? ये फर्टिगेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? फर्टिगेशन कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? नलकूप हो जाएगा। नलकूप हो जाएगा। और इसके पश्चात सर्वाधिक सिंचाई, देखिए फिर आया ना, देखिएगा 5 मिनट कट जाएगा अभी। नहर, ठीक है, इसका आदत हो चुका है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा कि रैदास जी जाति से क्या थे? रैदास जाति से चमार हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ये किसका शिष्यता ग्रहण किए थे? ये देखिए ये रामानंद के शिष्य थे ये। बताइएगा रैदास के पिता कौन हो जाएंगे? रघु। रैदास के पिता कौन थे? रघु हो जाएंगे। और उनके माता का नाम क्या था?
धुरबिनिया, धुरबिनिया। रैदास की माता कौन थी? धुरबिनिया हो जाएंगे, ठीक है। बताइएगा रैदासी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए नाम से बता दीजिएगा, रैदास हो जाएंगे, सही जवाब है। बताइएगा दादू दयाल जो थे किसके अनुयायी थे? दादू दयाल ये कबीर के अनुयायी थे, कबीर के अनुयायी। और दादू दयाल का जन्म कब हुआ था? 544 में हुआ था और अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। 1544, 5 बोला गया, 1544 हुआ था, ठीक है, अच्छा पकड़ लेते हैं आप। दादू दयाल का जन्म हुआ 1544 में हुआ और की अहमदाबाद में इनका हुआ था, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में कौन किया था? असम में शंकर देव के द्वारा किया। किसके द्वारा किया गया? शंकर देव के द्वारा किया गया। और शंकर देव का जन्म कब हुआ था? 1449 में हुआ था, 1449 में हुआ था। बहुत अच्छा जवाब है। अब चलते हैं हम लोग मुगल भारत की ओर और मुगल साम्राज्य की ओर। बताइएगा मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बाबर के द्वारा किया गया। बताइएगा बाबर जो है किस राजवंश का सदस्य था? ये तिमुरिड राजवंश का सदस्य था। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुगल राजवंश का कितना समय कब से कब तक रहा था शासनकाल? 1526 से लेकर 1857 का विद्रोह तक मुगल वंश, पूरा ही पूछे मुगल वंश का शासन, सही जवाब है। बताइए बाबर जो है ना उत्तरवर्ती मुगल शासक, बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक जो था ना कैसा मुसलमान थे? ये तुर्की एवं सुन्नी मुसलमान थे, सही जवाब हो जाएगा। बताइए बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही किसका स्थापना किया था? ये पदशाही का स्थापना किए, जिसके तहत शासक क्या कहलाते थे? बादशाह कहलाते थे। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल जो है ना बांध किस नदी पर बनाया गया? ये सतलज नदी पर बनाया गया। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित होता है? देखिए 3 गो राज्य है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान हो जाएगा, सही जवाब है। बताइएगा सरदार सरोवर परियोजना, इससे लाभान्वित राज्य कौन सा हो जाएगा? देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान हो जाएगा। और लेकिन इससे सर्वाधिक कौन लाभान्वित होता है? ये गुजरात होता है और सबसे कम लाभान्वित मध्य प्रदेश होता है, सरदार सरोवर परियोजना। और बताइए किस नदी पर है? ये नर्मदा नदी पर हो जाएगा, सही जवाब है। बताइएगा दामोदर परियोजना किस राज्य में है? ये पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों में पड़ता है। दामोदर परियोजना दोनों में पड़ता है, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन, ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर है? ये नर्मदा नदी पर हो जाएगा, सही जवाब है, नर्मदा नदी पर है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1526 ठीक है, 1526 से 1530 तक रहा था। बहुत अच्छा जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 में हुआ। कब हुआ था? फरवरी 1483 में। कब हुआ? फरवरी 1483 में। बताइए बाबर के पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। बताइए उमर शेख मिर्जा कहाँ का शासक था? ये फरगना का शासक, सही जवाब हो जाएगा। और बाबर फरगना गद्दी पे कब बैठ गया था? ये देखिए 8 जून 1494, 8 जून 1494 को फरगना गद्दी पे बाबर बैठा था। बताइएगा बाबर जो था ना बादशाह का उपाधि कब धारण किया था? बादशाह का ये 1507 में बादशाह का उपाधि धारण कर लिया था, सही जवाब हो जाएगा। बताइए बाबर का कितना पुत्र था? 4 पुत्र हो जाएगा, सही जवाब। बाबर का 4 पुत्र था और इसका 4 पुत्र में से इसका उत्तराधिकारी कौन बना था? ये हुमायूं इसका उत्तराधिकारी बन गया, सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? 5 बार आक्रमण किया था। और पहला आक्रमण कब किया था? ये 1519 में किया था। और किसके विरुद्ध में किया था? सही जवाब इसुकजाई जातियों के विरुद्ध में किया था। और इसने इसके बाद कहाँ पे अधिकार कर लिया था? बाजर और भेरा पर ये अधिकार कर लिया था, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बाबर ने किस युद्ध में जो ना पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था? ये पानीपत का प्रथम युद्ध में प्रयोग किया था, सही जवाब हो जाएगा। हाँ सही जवाब है। बताइए बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज कौन था? उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध क्या थे? निशानेबाज हो जाएंगे। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है? महानदी पर, ठीक है, महानदी राज्य में। कहाँ पड़ता है? ये ओडिशा राज्य में पड़ता है। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा कि भारत का सबसे पुराना जल शक्ति कौन सा हो जाएगा? शिव समुद्र में, ठीक है। और ये किस नदी पर है? कावेरी नदी पर पड़ता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए नागा अर्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर है। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा नागा अर्जुन सागर परियोजना किस राज्य में है? ये कर्नाटक। देखिए 2 राज्य में पड़ता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है, ठीक है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर है? ये चंबल नदी पर हो जाएगा। और इंदिरा सागर बांध ये भी चंबल पर ना, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर, ये भी चंबल नदी पर है। हाँ एक जवाहर, इंदिरा नहीं जवाहर हो जाएगा। जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? ये भी चंबल नदी पर राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। बताइए टिहरी बांध जो है ना उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित है? ये भागीरथी नदी पर निर्मित है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा तिलैया मेथन और बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर है? ये बराकर नदी पर है। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब ये दामोदर का जो है ना कौन सा सहायक नदी नहीं है?
देखिए दामोदर में तिलैया भी यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन पता नहीं वहाँ पे क्या ऑप्शन लिया था। अगला क्वेश्चन बताइए, दामोदर घाटी निगम का स्थापना कब हुआ था? ये 1948 में हुआ। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र इसका स्थापना कहाँ किया गया था? ये दार्जिलिंग में किया गया। दार्जिलिंग में किया गया, दार्जिलिंग में। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 लड़ा गया। किसके बीच में हुआ था ये? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। ठीक है, बताइए खानवा के युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 में। किसके बीच? राणा सांगा और बाबर के बीच। इस सब में बाबर जीता था, याद रखिएगा। बताइएगा चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? देखिए 29 जनवरी 1528 को हुआ था। और किसके बीच में? मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था। और घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 6 मई 1529 को हुआ था। और किसके बीच में? अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था जो युद्ध स्थल में मारा गया था? इब्राहिम लोदी था। और एक इसका मित्र भी था, वो भी मारा गया। उसका नाम विक्रमजीत था, जो कि कहाँ है? ग्वालियर का राजा था। विक्रमजीत ये ग्वालियर का राजा था और ये भी मारा गया। और बताइए हुमायूं ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? ठीक है, यही ग्वालियर का दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया। ठीक है, उसके परिवार से तब तक जा चुका था। बताइए अगला क्वेश्चन है, बाबर को अपनी उदारता के लिए क्या कहा जाता था? ये कलंदर की उपाधि दी गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइए बाबर ने मुसलमानों को किस नामक कर से मुक्त कर दिया? दमगा कर से मुक्त कर दिया। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में बाबर ने जो है ना राणा सांगा के खिलाफ कौन सा नारा दिया था? ये जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा दिया था। और युद्ध जीतने के बाद कौन सा उपाधि? गाजी का उपाधि धारण कर लिया। बताइए राणा सांगा को जहर देने के कारण मृत्यु हुआ था। कब हुआ था इसका मृत्यु? 30 जनवरी 1529 को। 28 में मर गया था। 1528 30 जनवरी 1528 को मर गया था ये। बताइए अगला क्वेश्चन है कि बाबर जो है ना, बाबर बंगाल के शासक नुसरत शाह से सम्मेलन कब किया था? ये समझौता इसको 6 मई 1529 को किया गया। इसी के तहत जो है ना ये अफगान विद्रोही को वो अपना शरण नहीं देता था। यही समझौता हुआ था। पता है बाबर की मृत्यु कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? 48 वर्ष की उम्र में हुआ था। ये 26 दिसंबर 1530 को हो गया। सही जवाब है। और इसका मृत्यु हुआ कहाँ था? आगरा में हुआ था। बताइए प्रारंभ में जो बाबर का शव को कहाँ दफनाया गया था? आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। और उसके बाद कहाँ ले गया? काबुल में दफनाया। ये जो है ना अपना बाबर नामा अपना आत्मकथा लिखा था, उसमें लिखा हुआ था कि वहाँ काबुल में दफनाया जाए, इसलिए काबुल में इसको फिर उसका सब को ले गया था। बताइए बाबर जो है ना अपनी किस भाषा, मातृभाषा में अपना तुर्की भाषा में अपना लिखा था। सही जवाब हो जाएगा। और लेकिन इसको अरबी और फारसी का भी ज्ञाता था ये। सही जवाब हो जाएगा। बाबर का आत्मकथा जो है ना, इसका जो फारसी में अनुवाद कौन किया था? ये फारसी में अनुवाद किया रहीम खान खाना के द्वारा किया गया। रहीम खान खाना के द्वारा किया गया। बताइए चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके समय में हुआ था? ये अकबर के समय में हुआ। सही जवाब हो जाएगा। बताइए हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1530 से 1556। ठीक है, 1530 से 1556 हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा मुबियान नामक पदशली का जन्मदाता मुबियान है। मुबियान नामक पदशली का जन्मदाता बाबर ही हो जाएगा। बताइए बाबर जो है किस प्रसिद्ध सूफी संत का अनुयायी था? ये ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार। ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नसरुद्दीन जो है हुमायूं है, ये गद्दी पे कब बैठा था? आगरा गद्दी पर। देखिए बाबर के मृत्यु को 3 दिन बाद 26 को मारा था और 29 को बैठा। 29 दिसंबर 1530 को ये गद्दी पर बैठा। और उसमें इसका उम्र क्या था? 23 वर्ष हो जाएगा। बताइए गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? ये बदखासा का सूबेदार। कहाँ का था ये? बदखासा का सूबेदार हो जाएगा। बताइएगा ये जो हुमायूं था अपने सभी भाइयों में अपने साम्राज्य का बंटवारा किया था। बताइए काबुल और कंधार किसको दिया था? ये कमरान को दे दिया। कमरान को काबुल, कंधार और अस्करी को क्या दिया था? संभल दिया। और हिंदा को क्या दिया था? अलवर और मेवाड़ दे दिया था। और इसका एक चचेरा भाई, उसका नाम क्या था? सुलेमान मिर्जा था। और उसको ये बदखसा प्रदेश दे दिया, जहाँ पे ये खुद शासन करता था। ठीक है, बताइए दीन पनाह नामक महल का निर्माण कौन करवाया था? यही हुमायूं के द्वारा करवाया गया। और इसी में जाकर मरेगा भी। देखिएगा ये 1533 में करवाया था। ठीक है, बताइए चौसा का युद्ध कब हुआ था? 25 जून 1539 को। ये शेरशाह एवं हुमायूं के बीच में हुआ था। और इसी युद्ध में जीतने के बाद जो है ना शेर शाह विजय हुआ और शेर शाह की उपाधि ये धारण कर लिया था। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? ये सतलज नदी पर होगा। और बताइए नाथपा झाकड़ी परियोजना, ये भी सतलज नदी पर है। ठीक है, बताइएगा झेलम परियोजना किस नदी पर है? झेलम परियोजना किशनगंगा परियोजना बताना है आपको। झेलम नदी पर हो जाएगा। बताइए तिलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी। बताइए थीन बांध परियोजना रावी नदी पर है। और चमेरा ये भी रावी नदी पर हो जाएगा। बताइए पोंग बांध कहाँ है? ये ब्यास नदी पर। हरिके बांध
ये भी ब्यास नदी पर हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध किस नदी पर है? टिहरी भागीरथी या फिर गंगा नदी पड़ता है, सही जवाब है उसी का गंगा नदी पर ही है। और फरक्का बांध किस नदी पर है? गंगा नदी पर ही हो जाएगा, ठीक है। बताइए लखवड़ ब्यासी बांध ये किस नदी पर है? लखवड़ ये यमुना नदी पर हो जाएगा, यमुना नदी पर। बताइए कालागढ़ बांध किस नदी पर है? ये कालागढ़ को राम गंगा परियोजना भी कहते हैं, तो ये राम गंगा नदी पर ही हो जाएगा। शारदा परियोजना, शारदा नदी। और त्रिवेणी परियोजना किस नदी पर है? गंडक नदी पर। बताइएगा गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है? चंबल नदी पर है, सही जवाब है। बताइए माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। और राजघाट परियोजना भी बेतवा नदी पर हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा डेहरी सिंचाई परियोजना किस? डेहरी सोन नदी पर हो जाएगा। बताइएगा ठीक है। बताइए पंचेत हिल कहाँ है? ये दामोदर नदी पर पड़ता है। और देखिए इसमें तिलैया और मैथन बांध भी दिया गया दामोदर नदी पर, ये दामोदर, ठीक है, इस पर हो जाएगा। बताइए राजमुंदरी के निकट जो है ना एनिकट बांध ये किस नदी पर है? गोदावरी पर है, गोदावरी पर हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है तुंगभद्रा बांध कहाँ है? तुंगभद्रा कर्नाटक में पड़ता है, तुंगभद्रा नदी पर। बताइए काकरापारा बांध किस नदी पर है? ताप्ती पर। और एक उकाई भी ताप्ती में पड़ता है, सही जवाब बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, बताइए अगला क्वेश्चन है कि दूरदर्शन के संकेत एवं निश्चित दूरी के बाद, फिर सुनिए, दूरदर्शन के संकेत एवं निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं ये? क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार होता है, ठीक है, ठीक है, सही जवाब। पृथ्वी का सतह वक्राकार होने के कारण ये तरंग यहाँ पे नहीं मिल पाता, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेत का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करते हैं हम? आवृत्ति मॉड्यूल का प्रयोग किया जाता है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन का प्रयोग किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट का स्थापना कब हुआ था? यूनिट ट्रस्ट का स्थापना 1 फरवरी 1964 को किया गया था, ठीक है। बताइएगा कि ठीक है, तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट अब जो है ना इसका जो किस क्षेत्र का कंपनी बन चुका है? ये निजी क्षेत्र का कंपनी हो चुका है। बताइए भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है? ये मुंबई में हो चुका है, सही जवाब है। और बताइए इस समय जो है ना, इस समय LIC का जोनल कार्यालय की संख्या कितना है? 7 गो जोनल कार्यालय है। और क्षेत्रीय कार्यालय कितना है? 100 क्षेत्रीय कार्यालय हो जाएगा, ठीक है। बताइए LIC का स्थापना कब हुआ था? 1956 में किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा दिसंबर 2011 में LIC की चुकता पूंजी 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? ये 100 करोड़ कर दिया गया, सही जवाब हो जाएगा, 100 करोड़ कर दिया गया। बताइए अगला क्वेश्चन भारतीय बीमा विनियामन और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDA, इडा का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। इडा का मुख्यालय हैदराबाद हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड का स्थापना कब हुआ था? 17 मार्च 1997 को भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड का स्थापना हुआ था। बताइए इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? कोलकाता में, कोलकाता में। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताइएगा किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितना होनी चाहिए? व्यक्ति से आधी होनी चाहिए, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्यावलोकन के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? ये उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है, साइड मिरर के रूप में, ठीक। और बताइएगा कि दृष्टिपटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? नीला रंग का प्रकाश ऊर्जा सबसे अधिक होता है। और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का। और सबसे कम परिकिरण लाल का होगा, सबसे कम परिकिरण लाल का होता है। और इसका अपोजिट बैगनी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है एक आंख की अपेक्षा 2 आंख से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है? 180 डिग्री पर दोनों आंख है, देखिए, एक आंख से 150। देखिए इससे देखी जाने वाले वस्तु की दूरी और गहराई सही अनुमान होता है, स्पष्ट पता चलता है। अभी एक आंख देखेगा तो आधा नहीं दिखाई देता, यो होता है, इधर का चीज नहीं दिखाई, 30 डिग्री कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? देखिए वायुमंडल में उपस्थित धूलकण, वायुमंडल में उपस्थित धूलकण के कारण वहाँ क्या होता है? प्रकीर्णन होता है, सही जवाब है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? ये काला दिखाई पड़ता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? ये अवतल लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इनको क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस कहा जाता है इसको। बताइएगा लेंस की क्षमता किससे नापते हैं? डायोप्टर से नापा जाता है, ठीक है, डायोप्टर से नापा जाता है। बताइएगा बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 3900 से 4460 एंगस्ट्रम, 3900 से 4460 एंगस्ट्रम होगा। मतलब नीला या जामुनी का तरंग दैर्घ्य, ठीक है, 4460 से
4650 होता है। बताइए आसमानी का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 4650 से 5000, 500 नहीं 5000 हो जाएगा, एंगस्ट्रम होगा। बताइए हरा रंग का तरंग दैर्घ्य 5000 से 5700 एंगस्ट्रम हो जाएगा, और पीला का तरंग दैर्घ्य 5700 एंगस्ट्रम से 59, पीला का पूछे ना 5900 एंगस्ट्रम होगा, ठीक है। और बताइए नीला रंग का तरंग दैर्घ्य ये 5900 से 6200 एंगस्ट्रम होगा, और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य 6200 से 7600 एंगस्ट्रम हो जाएगा, ठीक है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा फूर्ति से आज से किससे है ये? मुद्रा फूर्ति का मुद्रा की कुल मात्रा से होगा, मुद्रा की कुल मात्रा से हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मुद्रा पूर्ति का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? ये मुद्रा पूर्ति का मुख्य घटक लोगों द्वारा अपने पास रखी गई करेंसी तथा व्यापारिक बैंकों द्वारा रखी गई निमल मांग जमाएं हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा फूर्ति की मांग सामान्यतः किस रूप में मापी जाती है? M1, M2, M3 और M4 के रूप में मापा जाता है, ठीक है। बताइए अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह कहाँ कहाँ व्याप्त है, इसका मतलब इस बात की जानकारी कौन रखती है? ये RBI रखता है, ठीक है, RBI के द्वारा रखा जाता है, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा फिर सुनिएगा 1977 में पूंजी की आपूर्ति पर गठित दूसरे कार्य समूह की अनुशंसाओं के आधार पर आरक्षित मुद्रा के अलावा M1, M2, M3 और M4 को किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये RBI के द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है, RBI के द्वारा। बताइएगा मुद्रा पूर्ति की उपयुक्त सभी अवधारणाओं में जो है ना कौन सी मुद्रा पूर्ति सबसे संकुचित कहलाता है? ये M1 सबसे संकुचित हो जाएगा। और बताइए सबसे व्यापक मुद्रा कौन कहलाता है? M3। देखिए सबसे संकुचित होगा M1 और सबसे व्यापक क्या होगा? M3 हो जाएगा, ठीक है। बताइए सबसे तरल किसे कहा जाता है? M1। देखिए M1 सबसे तरल होता है, और सबसे कम तरल कौन होगा? M4। M4 सबसे कम तरल हो जाएगा, तरलता के साथ पहला होगा M1 और सबसे कम M4 हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा कि M1 मुद्रा में क्या क्या शामिल किया जाता है? देखिए जनता के पास मुद्रा, बैंकिंग प्रणाली के पास मांग जमा और RBI के पास अन्य जमा राशि, सभी को शामिल किया जाता है M1 में। और बताइए M2 में क्या शामिल किया जाता है? देखिए M2 में जो है ना आपको M1 प्लस डाकघर के बचत जमा राशि को शामिल किया जाता है। बताइए M3 में क्या शामिल होता है? देखिए M3 में M1 बैंकिंग प्रणाली के पास समय जमा शामिल किया जाता है, फिक्स डिपॉजिट को बुलाता है। और बताइए M4 में क्या शामिल होता है? M3 प्लस डाकघरों के पास सभी जमा राशि को शामिल किया जाता है इसमें। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? ठीक है, शून्य यानी कि 0 डायोप्टर होता है। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होता है, ठीक है, बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? ये डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव पर आधारित हो जाएगा, बहुत अच्छा जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है जब जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस के भांति काम करता है? ये अवतल लेंस के भांति काम करता है, सही जवाब है। देखिए ठीक है, अवतल लेंस बनता है। देखिए जब वर्षा होगा तो बूंद बूंद गिरता है तो वही फुक्का की तरह बनता है, वही अवतल लेंस की तरह काम करेगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि खोज बत्ती यानी कि सर्च लाइट, इसमें किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है खोज लाइट में, यानी खोज बत्ती हिंदी में दिया है सर्च लाइट हो जाएगा, सही जवाब बताइएगा। बताइएगा रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणें से है? सभी पारदर्शी माध्यम की किरणें से हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए CD व ऑडियो प्लेयर पर क्या प्रयुक्त होता है? लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है, लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा कि बताइए सर्वाधिक संकुचित मुद्रा किसे कहा जाता है? M1 और M2 को कहा जाता है, और सर्वाधिक व्यापक मुद्रा M3 और M4 को कहा जाता है, सही जवाब मेनली M3 होगा, ठीक है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है सरकार के एक अधिकार के अंतर्गत पत्र मुद्रा का निर्गमन किसके बाद कब से हुआ था? ये 1861 के बाद पत्र मुद्रा का निर्गमन कब हुआ है? 1861 के बाद हुआ था। बताइएगा पत्र मुद्रा का निर्गमन का दायित्व RBI को कब दे दिया गया था? ये 1935 में जब RBI का स्थापना हुआ उसी समय इसको पत्र मुद्रा का निर्गमन का दायित्व सौंपा गया था, सही जवाब हो जाएगा। बताइए जॉर्ज पंचम के चित्र वाले नोटों के स्थान पर जॉर्ज षष्ठम का चित्र का नोट कब से जारी किया गया? ये 1938 से आने लगा था। और बताइए जॉर्ज षष्ठम के चित्र वाले नोट के स्थान पर अशोक स्तंभ का सिंह ये कब आया था? ये 1947 के बाद छपने लगा था, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कि सबसे पहले महात्मा गांधी का चित्र वाला नोट कौन सा था? 500 का नोट था, जो कब छपा था? 1987 में छपा था। कब छपा था? ये 1987 में ये छपा था, सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा कि सभी नोटों पर देखिए सभी नोटों पर अशोक स्तंभ
सिंह के स्थान पर महात्मा गांधी का चित्र वाला नोट कब से छपने लगा था? ये 1996। देखिए 500 पहला बार आया था, कब आया था? 1987 में आया। और उसका सभी नोटों पर कब से आने लगा? 1996 से। किसका? महात्मा गांधी का फोटो। देखते होंगे अभी भी आता होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा कि बताइएगा कि निर्गमित होने वाले नोटों पर नोट के निर्गमन वर्ष कब से छपने लगा था? ये 2005। देखिए नोट निर्गमन वर्ष कब छपता है? 2005 छपता है। और उस समय आरबीआई गवर्नर कौन थे? वाई बी रेड्डी थे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पहला निर्गमित नोट कितना रुपए का था? 1 रुपया का था। जो कब से चलन में आया था? ये 1949 में आया था। बताइएगा इसमें अशोक स्तंभ छापा गया था इसमें पहला बार। बता दीजिए अगला क्वेश्चन कि 1 रुपया का नोटों तथा सिक्का का निर्गमन कौन करता है? ये वित्त मंत्री के द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और बताइए 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? ये ठीक है, वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन है इसके अतिरिक्त, मतलब 1 रुपया का अतिरिक्त जो भी मुद्रा होगा इसका निर्गमन कौन करता है? ये आरबीआई करता है। सही जवाब हो जाएगा, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। बताइए भारतीय मुद्रा जो है ना, भारतीय मुद्रा नोटों के छपाई में किसका उपयोग करते हैं? ये कपास एवं कपास के लत्ते का उपयोग किया जाता है। बताइएगा कि भारत जो है ना 1957 तक में कितना आना में विभाजित था? ये 16 आना में विभाजित था। और उसके बाद जो है दशमलव प्रणाली कब से अपना लिया गया? ये 1957 में अपना लिया गया। और बता दीजिए दशमलव प्रणाली के अनुसार, क्या बोले, दशमलव प्रणाली के अनुसार 1 रुपया को कितने पैसे का बराबर भाग बांटा गया था? 100 पैसे। 100 पैसा में बांट दिया गया, उसी को दशमलव प्रणाली कहा गया। और बता दीजिए दशमलव प्रणाली का शुरुआत कब से होने लगा था? 1957 के बाद से होने लगा था। बताइए रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित सभी नोटों पर हिंदी एवं अंग्रेजी को मिलाकर कुल कितना भाषा छपता है? 17 भाषा में लिखा होता है रुपया का। बताइए भारतीय रुपया का डिजाइन कौन दिया था? डी उदय कुमार के द्वारा दिया गया। और कहां से स्नातक प्राप्त किए थे? ये आईआईटी मुंबई से हो जाएंगे। बहुत अच्छा जवाब है। इसमें जो रुपया का प्रतीक में रो कहाँ गया? रोमन का रो लिया गया। और आर कहाँ से लिया? देखिए देवनागरी से रो लिया गया और रोमन से आर लिया गया। और ऐसे रो लिख के ऊपर से काट देते, क्या बन गया? रुपया का चिन्ह बन जाता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन का अपने रुपया का अलग पहचान रखने वाला विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान हो चुका है। 5वां स्थान है। सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन बताइएगा जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रखी जाती है तो उस पर कितना प्रतिबिंब बनेगा? ये अनंत प्रतिबिंब बनता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक साथ एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होगा? ये सफेद हो जाएगा। ठीक है, सफेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है? ये 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए। 5500 एंगस्ट्रॉम किसका होता है? ये हरा का होता है। 5000 से लेकर 5700 तक होता है, किसका होता है? हरा का होता है। ये हरा हो जाएगा। ठीक है, बताए सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। कि यहाँ 5 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, याद रखिए सर 8 मिनट का याद रखिए। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। और बताइए चंद्रमा का पलायन वेग कितना है? कल बताए थे 2.35 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकंड है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइए इंद्रधनुष जो है ना बनता है किस कारण बनता है? ठीक है, इसमें वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, पूर्णांक परावर्तन सब कारण बनता है। याद रखिए तीनों काम होता है इसमें। अगला क्वेश्चन बताइए सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? अवतल दर्पण द्वारा केंद्रित किया जा सकता है। सही जवाब हो जाए। बताइएगा कि पूर्ण सूर्य ग्रहण जब होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य से कौन सी किरण उत्तरदायी है? रेटिना को जलाने के लिए ये कौन सी है? पैराबैंगनी किरण प्रभावित है। और पैराबैंगनी किरण से रक्षा कौन करता है? ये ओजोन परत करता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा कि बताइएगा हिंदुइज्म पुस्तक लेखक कौन हो जाएंगे? नीरद चंद्र चौधरी हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, बता दीजिए अगला क्वेश्चन पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन हो जाएंगे? ये भी नीरद चंद्र चौधरी ही हो जाएंगे। बताइए ठीक है, अगला क्वेश्चन है बताइए गीतांजलि लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। बताइए भारत के लेखक? ये भी मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। सही जवाब है, बताइए मैथिली शरण गुप्त है। बताइएगा बता दीजिए पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हो जाएंगे? पोस्ट ऑफिस को रविन्द्रनाथ टैगोर ही हो जाएंगे। बताइए अगला क्वेश्चन है गीतांजलि तो पूछे दिए, बताइए चित्रांगदा के लेखक कौन होंगे? चित्रांगदा नहीं है, चित्रांगदा है, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा
सुनिएगा अगला क्वेश्चन है, डेथ ऑफ ए सिटी के लेखक कौन हो जाएंगे? अमृत प्रीतम। डेथ ऑफ ए सिटी लेखक कौन है? अमृत प्रीतम हो जाएंगे। और बताइए 49 डेज के लेखक कौन है? ये भी अमृत प्रीतम ही हो जाएंगे। सही जवाब है। बताइए इंदिरा गांधी रिटर्न के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह हो जाएंगे। और ट्रेन टू पाकिस्तान बोलियर के लेखक ये भी खुशवंत सिंह के द्वारा ही लिखा गया। सही जवाब है। द कंपनी ऑफ वीमेन इसका लेखक कौन है? ये भी खुशवंत सिंह के द्वारा ही लिखा गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हेलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का बना होता है? ये टंगस्टन एवं सोडियम। टंगस्टन एवं सोडियम का बना होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए 1 किलोवाट का मान कितना होता है? 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल। सही जवाब है। 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल के बराबर होता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइए जलते हुए बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? ठीक है, 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा कि फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? ठीक है, उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होता है। जखनी वोल्टेज बढ़ेगा फ्यूज क्या होगा? उड़ जाएगा और आप लोग बचा लेगा शॉर्ट सर्किट से। अगला क्वेश्चन बताइएगा विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ है टंगस्टन का बना होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए किस धारा की आवश्यकता होती है? दृष्ट धारा यानी कि डीसी। दृष्ट धारा का प्रयोग, डायरेक्ट करंट का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह जो ऊर्जा का किस प्रकार संबंधित है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है। एक है, ठीक है, और एक विद्युत मोटर है, वो किसमें बदलता है? विद्युत को यांत्रिक में बदलता है। विद्युत मोटर हाँ जनित करता है यांत्रिक को विद्युत में। ठीक है, और ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है बताइएगा टरबाइन व डायनेमो जो है ना, डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यांत्रिक को विद्युत में परिवर्तित किया, यांत्रिक को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर जो है ना किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर ये वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए, विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। यहाँ से कम कर देगा कम, वोल्टेज बढ़ा देगा तो बढ़ जाता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है दृश्य धारा में प्रयोग करने के लिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा और दृश्य धारा को प्रत्यावर्ती धारा बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी जाती है? ये आर्गन गैस भरी जाती है। सही जवाब है, आर्गन गैस भरी जाती है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। तो शाखाराम बाइंडर के लेखक कौन जाएंगे? विजय तेंदुलकर। कौन है? विजय तेंदुलकर हो जाएंगे। बताइए अगला क्वेश्चन है भगवत गीता महाभारत रचना कौन के थे? ये वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। सही जवाब है, वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन बताइए कामायनी की रचना कौन के थे? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। बताइए एक क्वेश्चन है लाइफ डिवाइन रचना कौन के थे? ये अरविंद घोष के द्वारा किया गया। और डिवाइन लाइफ रचना कौन के था? ठीक है, शिवानंद के द्वारा डिवाइन लाइफ रचना किया गया था। बताइए यामा का रचना कौन के थे? महादेवी वर्मा के द्वारा किया गया। बताइए अनामिका का लेखक कौन होंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी हो जाएंगे। बताइए ये वॉइस ऑफ फ्रीडम का लेखक कौन होंगे? नयनतारा सहगल। नयनतारा क्या है? सहगल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइए अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि हो जाएंगे। और मुद्रा राक्षस लेखक विशाखा दत्त। और देवी चंद्र गुप्तम, ये भी विशाखा दत्त। देवी चंद्र गुप्तम के लेखक भी विशाखा दत्त हो जाएगा। विशाखा दत्त ही है। सही जवाब बताइए आईने अकबर के लेखक कौन है? अबुल फजल हो जाएंगे। और अकबरनामा का लेखक ये भी अबुल फजल ही है। बताइए पद्मावत के लेखक कौन जाएंगे? मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएंगे। बताइए बीजक रेमेनी और सबद ये किसका है? एक कबीर का हो जाएगा। और ठीक है, बताइए किताब उल हिंद के लेखक कौन है? ये अल बरूनी हो जाएंगे। सही जवाब है। बता दीजिएगा अग्निवीणा का लेखक कौन है? काजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम हो जाएंगे। बताइए गोदान, गबन, कर्म भूमि और रंगभूमि ये सभी प्रेमचंद, ये प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है गोल्डन थ्रेशहोल्ड इसका लेखक कौन है? ये सरोजिनी नायडू। गोल्डन थ्रेशहोल्ड सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। बताइए ब्रोकन विंग्स के लेखक ये भी सरोजिनी नायडू है। और बताइए दादा कॉमरेड के लेखक, दादा कॉमरेड का कौन हो जाएंगे? यशपाल। यशपाल हो जाएंगे। चिदम्बरा का लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। और छोड़िए उसको बोलने में। अगला क्वेश्चन है नेचर क्योर के लेखक कौन जाएंगे? नेचर क्योर के लेखक मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई हो जाएंगे। बताइए चंद्रकांता का लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री हो जाएंगे। देवकी नंदन खत्री है। सही जवाब है, बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि
मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? देखिए 10 की पावर 4 ओम होता है, और जब विशेष परिस्थिति होता है उसमें 10 पावर 6 ओम हो जाता है। 4 से कितना हो गया? 6 हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सा गैस भरा जाता है? ये आर्गन गैस भरा जाता है, और आर्गन के साथ पारा का वाष्प भी भरा जाता है। सही जवाब है। बताइएगा प्रदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? प्रदीप्ति बल्ब में मरकरी और नियॉन। कौन सा है? मरकरी और नियॉन भरा जाता है प्रदीप्ति गैस में, प्रदीप्ति बल्ब में। बताइए विद्युत चालकता की दृष्टि सर्वाधिक सुचालक किस धातु में होता है? ये चांदी में, और चांदी के बाद तांबा में होता है। ठीक है, चांदी के बाद तांबा में हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाने पर पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? ये R/4 हो जाएगा, R/4 हो जाएगा। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? संधारित्र। संधारित्र का प्रयोग करते हैं। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा विभव क्या निर्धारण करता है? ये आवेश प्रवाह की दिशा, आवेश प्रवाह की दिशा का निर्धारण करता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए श्वेत प्रकाश नली में कैसा उत्पन्न करते? फिर सुनिएगा, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? ये गर्म तंतु को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है कि अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? लगभग शून्य होता है, लगभग शून्य होता है। सही जवाब है। त्वरित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? ये तांबा का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब है, तांबा का प्रयोग करते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन, मानव युक्त अंतरिक्ष यान से उड़ान भरने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थी? मेजर यूरी गागरिन थी, जो कि कब गई थी? 1961 में, 1961 में गई थी। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? ये लूना सेकेंड था, जो कि 23 सितंबर 1959 को चला था, और ये सोवियत संघ रूस के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। बताइए नील आर्मस्ट्रांग जो चंद्रमा पर पहुंचे थे किस यान से गए थे? ये अपोलो 11 से गया था। सही जवाब है। बताइए अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाने वाला भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? ये आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया था इसको? 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया, 19 अप्रैल 1975 को। नासा का स्थापना कब हुआ था? 29 जुलाई 1958 हुआ था। 29 जुलाई 1958 में किया गया था। बताइएगा भू स्थिर उपग्रह का जो है ना परिभ्रमण काल कितना होता है? 24 घंटा का होता है। सही जवाब है। बताइए तियानेव फर्स्ट जो है ना मंगल मिशन है, किस देश का? ये चीन का। देखिए चाइना का चीज नाम इस पकड़ लीजिएगा, सब चीन का है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि मैं आकाश गंगा की नागरिक हूँ, यह कथन किसका है? ये कल्पना चावला। किसका है ये? कल्पना चावला का सर्दी हो गया, कल्पना चावला का हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा वर्ष 1974 में जो पोखरण नाभिकीय परीक्षण किया गया था, परीक्षण, इसका कूट नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा हो जाएगा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा हो जाएगा। बता दीजिए स्माइलिंग बुद्धा ही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन बने थे? ये राकेश शर्मा, जो कब गए थे? 1984 में गए थे। और दूसरा अंतरिक्ष यात्री कौन बने भारतीय? शुभांशु शुक्ला बने थे, जो एक्सियम 4 मिशन से गए थे। और ये कब गए पूछेगा, भविष्य में पूछेगा, 2025 में गए थे। ध्यान रखिए 2025 में गए थे। बताइएगा 15 दिन रहे थे। अगला क्वेश्चन है पोखरण नाभिकीय परीक्षण सेकेंड कब हुआ था? ये 1998, 11 मई 1998, और इसका नाम क्या रखा गया था? शक्ति रखा गया था। ठीक है, बताइएगा नासा द्वारा मैसेंजर जो अंतरिक्ष यान छोड़ा गया था किस ग्रह के लिए? ये बुध से संबंध, बुध के लिए छोड़ा गया था। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है स्पुतनिक फर्स्ट जो है ना सोवियत संघ द्वारा छोड़ा गया था, कब छोड़ा गया था इसको? 57। ठीक है, 4 अक्टूबर 1957 को किया गया था। बताइए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का स्थापना कब किया गया? इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969। इसरो का फुल फॉर्म बताइए तो? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा, बताइए MOM का पूर्ण रूप क्या होगा? मार्स ऑर्बिटल मिशन हो जाएगा। ठीक है, बताइए चंद्रयान 2 को किस रॉकेट से छोड़ा गया था? GSLV M3 से। और बताइएगा कि चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था? M3 M4 से लॉन्च किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मैसेंजर किसने अन्वेषण किया था? ये नासा का, अभी तो नासा का अंतरिक्ष यान हो जाएगा, जो कि किसके लिए था? ये बुध के लिए था, बुध ग्रह के लिए हो जाएगा, ग्रह के लिए। बताइए अगला क्वेश्चन है चंद्रयान फर्स्ट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने में भारत का कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि मंगलयान को किस रॉकेट से छोड़ा गया था? PSLV 25 से छोड़ा गया। बताइए
बताइए संख्या की दृष्टि से भारत मंगलयान को सफलतापूर्वक भेजने वाला कौन सा देश बना है? चौथा देश बन गया। बताइए श्रीहरिकोटा कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सही जवाब बताइए। यूरेमा कहाँ पड़ता है? यूरेमा किस देश का है ये ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। बताइएगा अल अनवर किस देश का है? ये इराक का है, इराक का हो जाएगा। बताइएगा कैरू कहाँ का, किस देश का? ये फ्रेंच गुयाना का हो जाएगा, फ्रेंच गुयाना का। ठीक है, बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, रोसेट नामक अंतरिक्ष यान विश्व की किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? ये पोसाडेन कैलिफोर्निया में, पोसाडेन कैलिफोर्निया में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मॉड्यूल कौन सा था? ईगल हो जाएगा, ईगल था ये। बताइएगा सोवियत कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित भारत का प्रथम सैटेलाइट का नाम क्या था? आर्यभट्ट हो जाएगा, जो 1975 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, बताइए भारत में कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटेरियम की स्थापना कहाँ की गई है? ये कुरुक्षेत्र हरियाणा, कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, भारत ने किस देश के सहयोग से बराक 8 मिसाइल विकसित किया है? ये इजराइल के सहयोग से। बोले तो जाएगा लाइन कट क्या नाम, देखिए 5 मिनट ने 1 घंटा के अंदर में काट लिया, वो देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन बताइएगा। अब चल रहे हम लोग वन लाइनर की जो भी आपको एसपीटी और सार संग्रह से होमवर्क दिया गया था वहां से करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, अजंता गुफा का निर्माण कौन करवाया था? गुप्त शासकों द्वारा करवाया गया। सही जवाब है। बताइएगा एलोरा गुफा का निर्माण ये राष्ट्रकूट शासक के द्वारा, और ये महाराष्ट्र में। सही जवाब हो जाएगा। बताइए कांचीपुरम मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? ये पल्लव राजा के द्वारा, ये पल्लव राजा के द्वारा करवाया गया। सही जवाब है। बताइए खजुराहो का मंदिर का निर्माण ये चंदेल राजा के द्वारा करवाया गया। ठीक है, बताइए कुतुब मीनार का निर्माण कौन करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। सही जवाब है। बताइए 2.5 दिन का झोपड़ा ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनाया गया। बताइए कोणार्क मंदिर का निर्माण कौन करवाया? नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया। अगला क्वेश्चन है कि हौज खास का निर्माण कौन करवाया था? ये अलाउद्दीन खिलजी। हौज खास कौन बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही बनवाया गया था। बताइए विजय स्तंभ का निर्माण कौन करवाया था? ये महाराणा कुंभा के द्वारा। और आगरा फोर्ट अकबर के द्वारा। और फतेहपुर सीकरी का स्थापना कौन किया था? अकबर ही किया था। अगला क्वेश्चन है, 4 मीनार का स्थापना कौन करवाया था? ये कुली कुतुब शाह। ठीक है, बहुत अच्छा। 4 मीनार कहाँ है? हैदराबाद में हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा दीवान खास का निर्माण कौन करवाया था? दीवाने खास शाहजहां हो जाएगा। सही जवाब है। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां का, लाल किला का निर्माण शाहजहां ही करवाया था। बताइएगा फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा करवाया गया, 1800 ईस्वी में करवाया गया था। और बताइए हवा महल का निर्माण कौन करवाया था? प्रताप सिंह दिया हुआ, मोहम्मद प्रताप, उसी का नाम होगा जय सिंह, जो 1799 में करवाया था। बताइए वायुमंडल के दाब को किससे मापते हैं? ये बैरोमीटर से मापा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के बीच में कि हृदय और फेफड़े की गति किससे सुनते हैं? किससे हम? स्टेथोस्कोप। इसको क्या बोलते हैं? आला बोलते हैं। आला रे आला, सिम्बा आला। अगला क्वेश्चन बताइएगा हृदय गति को किससे नापते हैं? हृदय गति को किससे जांच करते हैं? ये कार्डियोग्राम से इसका जांच किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इसको बोलते हैं ईसीजी का संबंध किससे है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, देखिए हृदय से संबंधित है। बताइएगा द्रव का अपेक्षित घनत्व किससे मापते हैं? द्रव का क्या होगा? हाइड्रोमीटर हो जाएगा। और आर्द्रता का घनत्व होगा हाइग्रोमीटर। सही जवाब बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधों की जड़ों के दाब किससे मापते हैं? मैनोमीटर से। दाब को मापा जाता है मैनोमीटर से। और वर्षा का माप किसमें होता है? वर्षा रेन गैस में। और अभी बारिश का मौसम भी चल रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? देखिए भूकंप की तीव्रता क्या है तो रिक्टर स्केल हो जाएगा। और एक और है भूकंप मापी यंत्र, क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ। तीव्रता लगेगा तो क्या होगा? रिक्टर स्केल। और सीधा क्या भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइए दूध का शुद्धता किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर। देखिए दूध वाला जितना काम होगा ना, जीवाणु विषाणु सब लैक्टो ऐसा नाम आएगा, तो लैक्टो करके याद रखिए दूध में। बताइए समुद्र की गहराई किससे नापते हैं? फेथोमीटर। गहराई नापने वाला यंत्र कौन है? फेथोमीटर। गहराई नापा कीजिए आप लोग भी बुक का। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हवा की शक्ति एवं गति का किससे मापते हैं? ये एनीमोमीटर से मापा जाता है। सही जवाब है। बताइए 2 वस्तुओं को कोणीय दूरी को किससे मापा जाता है? ठीक है, सेक्सटेंट से मापा जाता है। और अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा किससे मापते हैं? ये आमीटर से मापा जाता है। पौधे की वृद्धि को किससे मापते हैं? केस्कोग्राफ। ठीक है, केस्कोग्राफ। और पौधे बोल दिया, पहियों द्वारा तय की गई दूरी को किससे मापते हैं? ये ऑडोमीटर मापा जाता है। दूरी को ऑडोमीटर मापा जाता है। रक्त दाब को किससे मापते हैं? स्फेग्नोमैग्नोमीटर से मापा जाता है। वायु गति को किससे मापते हैं?
वायुयान की गति, वायुयान की गति सर टेकोमीटर। बताइए एक नॉटिकल मील में कितना किलोमीटर होता है? 1.852 किलोमीटर में, और मीटर में कहेगा 1852 मीटर हो जाएगा। एक माइक्रोन बराबर कितना मीटर होता है? mm 0.001 mm होता है। बताइए एक नैनो सेकंड बराबर 10⁻⁻9 सेकंड होता है। बताइए एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? ये 746 वाट हो जाएगा। बताइए एक फायदा में कितना फीट? 6 फीट, और मीटर में कहेगा 1.8 मीटर हो जाएगा। बताइए 0 डिग्री सेल्सियस में कितना फ़ारेनहाइट होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना डिग्री सेंटीग्रेड? -40 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना बार पूछा हुआ ना, दोनों बराबर कितना होता है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों क्या होता है? बराबर हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल को किस संविधान संशोधन तहत बनाया गया था? 7वां संविधान संशोधन 1956। इसका मतलब हुआ कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकते हैं, और ये प्रावधान कब किया गया? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत किया गया। सही जवाब है। बताइए भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP का मुख्यालय इसका दिल्ली में है, और स्थापना 1962 में। सही जवाब है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अभी पूछे थे आर्द्रता को किससे मापते हैं? यह हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। बताइए कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? नूर सुल्ताना या अस्ताना। सही जवाब है। बताइए केरल का राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए CPU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। और कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा था? CPU को कहा जाता है। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। बताइए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना कौन किया था? ये भगत सिंह का द्वारा किया गया। ठीक है, रिपब्लिक लग गया तो भगत सिंह हो जाएगा। ठीक है। और हिंदुस्तान एसोसिएशन का स्थापना करेंगे तब होगा सचिंद्रनाथ सान्याल किए थे, जो 24 में किए थे। और भगत सिंह कब किए थे? 1928 में किए थे। बहुत अच्छा जवाब। और भगत सिंह के साथ में कौन थे? एक और थे, चंद्रशेखर आजाद। दोनों छबील दास अखिल भारतीय का स्थापना किए थे। दूसरा क्वेश्चन, नौजवान सभा को 1926 में स्थापना किया था। ठीक है, 26 में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा कहां से लिया गया? ये फ्रांसीसी क्रांति का ही देन है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन है, बच्चे के जन्म के समय कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ये ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन क्या था? स्रावित होता है। सही जवाब होता है। बताइए भारतीय राजनीति के अशांति का जनक किसे कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक को कौन कहा था? वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा कहा गया था। और उस पर कौन सा केस ठोके थे? ये मानहानि का केस ठोक दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि बताइएगा MV गंगा बिहार फ्लोटिंग कहाँ है? ये पटना बिहार में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, बढ़िया सुनिएगा। इस सब क्वेश्चन पूछता है कि सूचना पट का अभिलेख किस हड़प्पा स्थल से मिला है? ये धोला विरासत सूचना पट का अभिलेख। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के बीच में, बताइएगा अष्टांग हृदय ग्रंथ के लेखक कौन हो जाएंगे? बाण भट्ट, महर्षि बाण भट्ट हो जाएंगे। बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यकाल क्या था? 1951-56 था। सही जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, बताइए अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर। बताइए न्यूनतम मेमोरी साइज कितना होता है? KB में होता है। KB में हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा किस राज्य में भारत का पहला स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया गया है? ये केरल में किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। बताइएगा आगरा में पशु मेला को किस नाम से जाना जाता है? बटेश्वर मेला। आगरा के पशु मेला को बटेश्वर मेला, और बिहार के पशु मेला को सोनपुर मेला या हरिहर मेला। ठीक है, हरिहर मेला के नाम से जिसको जाना जाता है, हरिहर क्षेत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। ठीक है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था, धर्म पूछे थे। बताइए अगला क्वेश्चन, पाल वंश संस्थापक कौन था? गोपाल हो जाएगा। सही जवाब है। जलियांवाला बाग के लिए उत्तरदायी कौन था? जनरल ओडार। इसका हत्या कौन कर दिया? उधम सिंह के द्वारा किया गया। किंगस्टन हॉल। बहुत अच्छा जवाब, 40 में ठोका था। बताइएगा माउंट एंटना कहाँ है? ये इटली में हो जाएगा। और वेसुवियस भी इटली में हो जाएगा। ठीक है। बताइए मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये असम में हो जाएगा। सही जवाब। बताइए भारत का सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र पश्चिमी घाट हो जाएगा। ठीक है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर SR सेन किस आयोग के अध्यक्ष थे? ये सरकारिया आयोग। डॉक्टर का मतलब चिकित्सक समझ लिए, सरकारिया आयोग हो जाएगा। बताइए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ हो जाएगा। सही जवाब है। चलते हैं करंट की दुनिया में। बता दीजिए करंट से आप लोग के बीच क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोगों को देना है। बताइए अगला क्वेश्चन,
मतलब सुरक्षा, यात्री सुविधा और एयरलाइंस प्रदर्शन पर नगर नगर विमानन मंत्रालय की समीक्षा का बैठक कहाँ पे आयोजन किया गया है, किसके अध्यक्षता में हुआ था ये? राम मोहन नायडू की अध्यक्षता में किया गया। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी ने कहा जो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सूत्रधार किया है? ये विशाखापट्टनम में। क्या सही जवाब है बताइएगा? स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन कितना गुना बढ़ गया है? ये 3 गुना बढ़ गया। सही जवाब है बताइएगा? पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीता है? ये नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। बताइएगा भाला फेंक दिवस कब मनाया था? ये 7 अगस्त को ही मनाया था। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लिकी बंदनम योजना शुरू किया गया? ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सुनिएगा, अगला क्वेश्चन है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन के लोगो और शुभंकर का अनावरण किसने किया है? ये रेखा गुप्ता के द्वारा किया गया। और रेखा गुप्ता कौन है? अभी ये दिल्ली का सीएम हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस देश में विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देलती 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? ये मिस्र को हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा कि शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? ये चंडीगढ़ बना है। सही जवाब है, चंडीगढ़ हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपया प्रति माह पेंशन किया है? अपना बिहार। काहे किया है? कभी कभी बिहार में क्या है, चुनाव है, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया और ऐसा बिजली काट देंगे आपको 125 यूनिट पूरे नहीं होने देंगे, और ना आपका बिजली पूरा होगा और ना आपको पैसा लगेगा। देख रहे कैसे कट रहा लाइन अभी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य ने 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? ये अरुणाचल प्रदेश द्वारा किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघनी एरोहेड का निधन हुआ है? ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और रणथंभौर कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच में है कि कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? ये त्रिपुरा बन चुका है। सही जवाब त्रिपुरा। पहला कौन है? मिजोरम, दूसरा गोवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमको जानते हैं, सर नाम से पकड़ लीजिएगा, मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य द्वारा चला गया? ये महाराष्ट्र। देखिए जितना भी मांझी नाम लगे ना, महाराष्ट्र जाता है। मांझी शब्द कहाँ है? महाराष्ट्र का शब्द, मराठी शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन मिड हैमर शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू किया है? ये उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीता है? ये 27 पदक जीत लिया। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच में, किस देश ने सांसदों के अध्यादेश किस देश के सांसदों ने असाध्य बीमारों के इलाज की विधेयक मंजूरी दी है? ये ब्रिटेन के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, किस देश की संसद ने परमाणु अप्रसार संधि से हटने की तैयारी शुरू कर दी है? ये ईरान के द्वारा किया गया। सही जवाब हो जाएगा। चर्चा में रहे चिओस द्वीप कहाँ स्थित है? चिओस द्वीप ये ग्रीस में। बताइए अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ था? ये असम में शुरू हुआ। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिएगा। आज का अंतिम प्रश्न है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में SCO रक्षा मंत्री की बैठक में भाग लिया है? ये चीन में हो जाएगा, चीन में। तो दोस्तों आप लोगों का क्लास कैसा लगा बताने का जरूर प्रयास कीजिएगा। और कल के लिए आप लोग के बीच में एक प्रश्न दिया जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब आप लोग को कमेंट माध्यम से करना होता है। बताइएगा, क्वेश्चन ये है, इसका जवाब देना है, शरीर में कितने ज्ञानेंद्रियाएं हैं? क्वेश्चन फिर सुनिएगा कि शरीर में कितने ज्ञानेंद्रियाएं हैं। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से कीजिएगा। आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं फिर किसी अगले क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।